मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी SSC पेट 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी तैयारियां हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास, पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम। तो पहला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पारित अधिनियम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने, तो वॉरेन हेस्टिंग बने। या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग थे। इस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन बम्बई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियां कर दी गई। और इस एक्ट में एक और कार्य हुआ। इस एक्ट के तहत वर्ष 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, तो 1773 का। यदि आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष हुई, तो 1774। अगर एक्ट पूछा जाए तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होगा। यदि वर्ष पूछा जाए किस वर्ष कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, तो वर्ष 1774 होगा। इसके प्रथम सुप्रीम कोर्ट जो था उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। प्रश्न पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे। इसके बाद आता है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है 1781 का सेटलमेंट एक्ट। उस एक्ट में क्या हुआ कि कंपनी ने बंगाल के गवर्नर जनरल को सारे अधिकार दे दिए, कानून बनाने का, संधि करने का। ये सारे अधिकार 1781 सेटलमेंट एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को मिल गए। इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग किया गया एवं इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ कि जब 1781 के सेटलमेंट एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को सारे कानून बनाने के अधिकार, संधि का अधिकार, ये सारे व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, तो वो अपने आप को सर्वोच्च समझने लगे। तो कंपनी की साख खराब होने लगी। तो कंपनी की साख को सुधारने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, जिसने कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग किया और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण बोर्ड का भी गठन किया। इसके बाद सन 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, अर्थात भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए का बजट बनाया गया। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी, चूँकि भारत में कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो चुका था, इस वजह से कंपनी के एकाधिकार को सन 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया। लेकिन कंपनी का एकाधिकार चीन के साथ चाय के व्यापार पर बना रहा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का बजट किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, तो वर्ष 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और भारतीय व्यापार का किस एक्ट के द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके बाद वर्ष 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे,
तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। या आपसे पूछ सकता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। अब क्या था, जो भारत का गवर्नर जनरल था वो पूरे संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से अधिक अलग कर दिया गया और इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद की भी स्थापना हुई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता शुरू हुई। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सिविल परीक्षाओं में खुली प्रतियोगिता किस एक्ट के द्वारा शुरू हुई? तो 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। आपसे सबसे पहले प्रश्न पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बना। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1774 में हुई। किस एक्ट के द्वारा हुई? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। आपसे पूछा जाएगा कि राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध कब किया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। या बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इस एक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा स्थापना की गई। आप सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे शुरू करते हैं। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की नीतियों से परेशान होकर भारतीय जनता ने वर्ष 1857 में विद्रोह कर दिया, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जो इसकी गूंज ब्रिटिश संसद तक पहुंची और ब्रिटिश संसद में गूंज के बाद ब्रिटिश ताज ने सारी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, कंपनी से अधिकार समाप्त कर दिए और सारे नियम कानून अब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित होने लगे। अब ब्रिटिश की संसद जो थी वो भारत के लिए कानून बनाना शुरू कर दी। तो सबसे पहले उन्होंने भारत शासन अधिनियम 1858 आया। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन अब ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया एवं भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। पहले भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? भारत का वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्रोह हुआ, तो विद्रोह के बाद में गवर्नर जनरल के प्रति बहुत ज़्यादा रोष उत्पन्न हो गया। तो इस वजह से उस गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके भारत का वायसराय कर दिया गया और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग या अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही थे। इस अधिनियम के द्वारा भारत में राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। भारत में पहली बार क्या हुआ, जो राज्य के सचिव पद का सृजन किया गया। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। अब सोचो कितनी विडंबना की बात है कि भारत के लिए कानून बनाए जाते थे और उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं किया जा सकता था। जो ब्रिटिशर्स की मर्जी होती थी, अंग्रेज़ों की मर्जी होती थी, हमारे ऊपर वैसे कानून थोप दिए जाते थे। तो पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो भी भारतीय प्रतिनिधि केंद्रीय विधान परिषद में होते थे उनको कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या हुआ, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को
वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय सदस्यों को, जो कि केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य होते थे, उनको बजट पर चर्चा या बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले भारत के लिए जो भी बजट बनता था उसमें कोई भी भारतीय व्यक्ति उसके लिए बहस या बोल नहीं सकता था, लेकिन पहली बार भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो बजट बनता था उसके ऊपर बहस करने का अधिकार दिया गया एवं सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। 1892 से पहले हम सरकार से प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे कि आप ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बस वो जैसा नियम कानून या जैसी चीज़ें बनाकर हमारे ऊपर थोप देते थे, हम सभी को वैसी बातें माननी पड़ती थी। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 का एक अन्य नाम है जिसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। भारत परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा पहली बार भारतीयों को कानून बनाने एवं जो प्रशासन था उसमें प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया एवं पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए कौन लेकर आया, मार्ले मिंटो सुधार। तो भारत में आज जो हिंदू मुस्लिम के बीच में फूट पड़ी है उसका सबसे बड़ा कारण भारत परिषद अधिनियम 1909 है, क्योंकि इसी ने सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की थी। जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें होती थी उनमें केवल मुस्लिम व्यक्ति ही लड़ सकता था, इस तरीके से। फिर आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछा जाएगा भारत परिषद अधिनियम का एक अन्य नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, तो इसका अन्य नाम क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। क्वेश्चन बनेगा आपसे, भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। एवं इसी अधिनियम के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। केंद्र में जैसे आज के समय में लोकसभा और राज्यसभा होती है, उस ऐसे ही उस समय केंद्र में पहली बार 2 सदनों की व्यवस्था की गई। एवं इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में, राज्यों में या प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। एवं भारत में पहली बार इस अधिनियम 1919 भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले वायसराय कौन बना, भारत का सबसे पहला वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। एवं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को कब शामिल किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्रदान किया गया, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। मार्ले मिंटो सुधार कब आया, तो वर्ष 1909 में। आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद में हम लोग आगे शुरू करते हैं। इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। इसके द्वारा सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। भारत में सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना कब की गई, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया एवं केंद्र में लागू किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सर्वप्रथम केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा की गई। इसी अधिनियम के द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई
एवं इस अधिनियम से बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया एवं 2 नए प्रांत का गठन किया गया जिनके नाम थे सिंध एवं उड़ीसा नामक 2 नए प्रांतों का निर्माण हुआ। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया। इसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया एवं और इसी अधिनियम से भारत में वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया। आपसे ये था आज का लेक्चर जो कि भारतीय संवैधानिक विकास का था। हम आपसे 4-5 प्रश्न पूछना चाहते हैं जिनके आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? एवं किस समिति की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई? किस सिफारिश पर स्थापना की गई? ये 3 प्रश्न आपको इनके आंसर देने हैं। बाकी आप सभी लोगों को आज की क्लास कैसी लगी? आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम और अच्छी वीडियो बना पाएंगे। यदि आप लोगों का कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इन 3 प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें। धन्यवाद।